वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। आप लोगों ने कल से एक डिबेट देख रहे होंगे कि वेब 3 वेब 2 के बीच में जो इतना घमासान चल रहा है एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू जैक डॉर्से, जो कि ऐसा लगता है कि जब से वो ट्विटर से फ्री हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अब वो ट्विटर में CEO नहीं रहे और उन्होंने अब ये डिसाइड किया है कि वो ट्विटर के अलावा जो और उनके प्रोजेक्ट्स हैं उन पे ध्यान देंगे, तब से उन्होंने ट्वीट्स करना ज़्यादा शुरू कर दिए। ऐसा लगता है कि जब वो ट्विटर पे थे तो वो ट्विटर को यूज़ इतना नहीं कर रहे थे, लेकिन जब से वो ट्विटर से फ्री हुए हैं उन्होंने ट्विटर का यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर दिया है। तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो उनके ओपिनियंस हैं, जो वो कहना चाहते थे, अब वो खुल के सामने कह पा रहे हैं। जनरली पहले वो ट्विटर के क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे थे तो शायद इतना खुल के बोल नहीं पाते थे, लेकिन अब उनके ओपिनियन जो है वो बिल्कुल खुल के सामने आ रहे हैं। सो बेसिकली शुरुआत इस तरीके से करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी ये समझ नहीं पा रहे कि ये न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं, ये वेब 2 और वेब 3 की जो घमासान चल रहा है, जो वो न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में किस बारे में बात हो रही है। अगर आपको ये पता लग जाए ना कि किस बारे में बात हो रही है और इस बात के इम्प्लीकेशंस क्या हैं और कौन सही है कौन गलत है, हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ओपिनियंस हैं और ओपिनियन सही गलत नहीं होते। मेरा ओपिनियन मेरा है, आपका ओपिनियन आपका है, लेकिन हम बात करेंगे कि ओवरऑल जैक डॉर्से कहना क्या चाह रहा था और एक्चुअली में वेब 3 में क्या वाकई में कुछ चैलेंजेस हैं, मैं वो सामने डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। और क्या वेब 2 से बेटर है वेब 3 या वेब 2 बेटर है, हम उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैक डॉर्से का एक चीज़ क्लियर है, उनको जिसे क्लैरिटी जिसे कहते हैं, उनको एक चीज़ क्लियर है कि वो बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट है। अब जब मैं मैक्सिमलिस्ट कहता हूँ तो थोड़ा सुनने में टॉक्सिक लगता है अगर क्रिप्टो कम्युनिटी की बात करें, लेकिन ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो उनके जो ट्वीट्स और उनके जितने भी ओपिनियंस आते रहते हैं उसमें ये क्लियर है कि वो जो भी काम करना चाहते हैं वो बिटकॉइन के लिए करना चाहते हैं, राइट। वो उन्होंने ये बात खोल के ओपनली पास्ट में भी बोली है कि अगर उनको ज़िंदगी दोबारा मिले या दोबारा से उन्हें कुछ अगर शुरुआत करनी हो अपनी लाइफ में, तो वो बिटकॉइन के एरिया में शुरू करना चाहते हैं, बिटकॉइन के ऊपर कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। जैक डॉर्से को ऐसा लगता है कि दुनिया की जो इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, और जो दुनिया में जिस तरीके से डिस्पैरिटी है, जो इनइक्वालिटी है, खासकर जैक डॉर्से अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में बहुत एग्जांपल्स देते हैं अपनी बात में। तो वही कहते हैं कि जो बिटकॉइन है ये प्योरली एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ ट्रू मनी है, जिसको जो सेंसरशिप रेजिस्टेंट है और जो दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकती है। दुनिया में ऐसे जो बहुत सारे लोग हैं जो अनबैंक्ड हैं, खासकर जो अफ्रीका में है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रेमिटेंस भेजते हैं, मेहनत करते हैं दूसरे देशों में, और अपने घर पे जब वो रेमिटेंस भेजते हैं उनमें से जो वो कट ले लेती हैं जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इसके अगेंस्ट जैक डॉर्से पास्ट में भी उन्होंने उनके ट्वीट्स ये बोलते हैं कि वो बहुत बिलीव करते हैं कि कल को फ्यूचर जो है जो वो बिटकॉइन के ऊपर है। अब बेसिकली जैक डॉर्से का ये कहना है कि जो वेब 3 और डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे जो फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं और जो प्रोजेक्ट सेल किए जा रहे हैं, जिनके बेसिस पे ट्रिलियंस बिलियंस US$ वर्थ ऑफ जो पैसा जनरेट किया जा रहा है, उनका ये कहना है कि वेब 3 एक्चुअली में डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे एक मार्केटिंग गिमिक है। वेब 3 के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सेंट्रलाइज्ड हैं और सारों के अंदर जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उनका इंटरेस्ट है। सो बेसिकली उनका ये कहने का मतलब है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स जो इस बात को कह के सेल किए जा रहे हैं कि हम फ्यूचर का इंटरनेट बना रहे हैं जो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होगा, जिसको कोई कंट्रोल नहीं करेगा, जिसको लोग गवर्न करेंगे, तो उनका ये कहना है जैक डॉर्से का कि ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स हैं। एक्चुअली में इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो वेंचर कैपिटलिस्ट का होता है। प्रोजेक्ट्स चलें या ना चलें, प्रोजेक्ट्स के अंदर जो शुरुआती दौर में जो फ़ायदा होता है वो वेंचर कैपिटलिस्ट का और जो इनसाइडर्स होते हैं उनका फ़ायदा होता है। तो उसका ये कहना है जैक डॉर्से का कि जो जितने भी वेब 3 के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ये सारे के सारे सेंट्रलाइज्ड होते हैं। इनकी जो मेजर जो टोकन्स जो होते हैं वो इस तरीके से डिवाइड होते हैं कि सारे के सारे टोकन्स जो कुछ ही चंद लोगों के पास होते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि एक्चुअली में वेंचर कैपिटलिस्ट होते क्या है, अगर हम ये देखें तो वेंचर कैपिटलिस्ट बेसिकली वो इंसान होता है जो आपके वेंचर में, जो आप वेंचर करना चाह रहे हो या आपका जो एडवेंचर है उसके अंदर वो बिलीव करता है और आपको जो पैसे की ज़रूरत होती है वो आपको पैसा देता है। और अल्टीमेटली किसी भी वेंचर कैपिटलिस्ट का
एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि वो पैसे से पैसे को बना रहा है। बेसिकली पैसा आपके वेंचर में इन्वेस्ट कर रहा है। सो बेसिकली वो एक रिस्क ले रहा है आपके शुरुआती दिनों में, आपके प्रोजेक्ट में बिलीव करके, आपके आइडिया में बिलीव करके जो वो रिस्क ले रहा है। अब वो चाहता है कि आप उस प्रोजेक्ट में अच्छा करें, मेहनत करें, और क्योंकि वो जब उसमें शुरुआती दौर में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको बहुत ही सस्ते उसको जो टोकन्स मिलते हैं या इक्विटी मिलती है आपके प्रोजेक्ट में, वो बहुत ही इनिशियल लेवल पे बहुत ही सस्ती मिलती है। वो बहुत ऐसा नहीं होता है कि जैसे आज हम टोकन को लेने जाएं अगर सेकेंडरी मार्केट में तो हमें बहुत महंगे मिलेंगे, लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट को शुरुआती दौर में ही टोकन्स मिल जाते हैं। सो क्यों मिलते हैं? क्योंकि उसका वो ऑब्वियसली आपके प्रोजेक्ट के अंदर जब वो बिलीव कर रहा है शुरुआती दिनों में, तो इसलिए उसको वो फ़ायदा चाहिए होता है, तो उसको बहुत सस्ते में वो टोकन्स मिल जाते हैं। फिर जब आपका जो प्रोजेक्ट चलने लगता है तो ऑब्वियसली जब आपके प्रोजेक्ट के जो इक्विटी है या टोकन्स, क्योंकि इक्विटी हमने वेब 2 के अंदर देखा कि वेंचर कैपिटलिस्ट को इक्विटी मिलती थी, हमने अब जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इसके अंदर जो टोकन्स होते हैं वो मिल जाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट को। और जो इनसाइडर, जो फाउंडिंग टीम होती है, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको एक वो आपने कभी भी देखा होगा, एक जो वेब 3 के अंदर जब टोकन एलोकेशन होती है वो बताते हैं कि भाई इतने टोकन इस तरीके से हमने डिवाइड किए। तो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास मैक्सिमम टोकन्स होते हैं और वो ये चाहते हैं कि प्रोजेक्ट जब ग्रो करे, जब इसका सेकेंडरी मार्केट में जब इसके प्राइस अच्छा हो जाए टोकन का, तो वो इस मार्केट से अपने टोकन्स को सेल करके या इनसाइडर जो अपने टोकन्स को सेल करके एग्जिट कर जाएं। सो ये एक इसको ही कह लीजिए कि किसी भी वेंचर कैपिटलिस्ट का ये ऑब्जेक्टिव होता है। सो जैक डॉर्से का ये कहना है कि जितने भी वेब 3 के प्रोजेक्ट्स हैं सबके सब सेंट्रलाइज्ड हैं, क्योंकि सबके अंदर वीसीज हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट है, और उनके पास मेजर शेयर ऑफ टोकन्स हैं। और जब तक ये मेजॉरिटी टोकन्स जो हैं वो किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पास, एक सेंट्रल एंटिटी के पास, एक वीसी के पास ज़्यादा है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं? आप ये कैसे कह सकते हो कि वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्योरली पब्लिक प्ले है, मतलब प्योरली वो डिसेंट्रलाइज्ड है, प्योरली वो पब्लिक प्रॉपर्टी है? इसका मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहे थे, आपको इस बात को इस तरीके से समझेंगे। मैं यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम लूँगा और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा कि जो इनसाइडर्स हैं, जो इनसाइडर्स का मतलब होता है टीम, कंपनी और वीसी। मेरे पास एक रिपोर्ट है, यहाँ पे मैं निकाल के लेके आया, मसारी की रिपोर्ट है। इसका जो मैं लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो मसारी की रिपोर्ट ये कह रही है कि आपके प्रोजेक्ट्स के मैं कुछ नाम लेता हूँ जो बहुत ही फेमस है। जैसे इथेरियम है, इथेरियम के अंदर जो 15% है वो जो है वो इनसाइडर्स के पास है। मैंने इनसाइडर्स की डेफिनेशन क्या बोली? टीम, कंपनी एंड वीसी, ये 3 लोग मिला के जो इनसाइडर्स बनते हैं। बाइनेंस के पास 50% जो बाइनेंस का जो स्मार्ट चेन है उसकी 50% जो टोकन्स हैं वो इनसाइडर्स के पास है। पोल्काडॉट 33%, कार्डानो 17%, सोलाना 48%, ट्रॉन 26%, EOS ओनली 10%, कॉस्मोस 22%, टेजोस ओनली 10%, अवालांच 42% इनसाइडर्स के पास, ब्लॉकस्टैक 41%, सेलो 44%, फ्लो 58% इनसाइडर्स के पास है, नियर 38% इनसाइडर्स के पास टोकन्स है, और इंटरनेट कंप्यूटर 39%। सो इससे ये पता लगता है कि आपने, जैसे मैंने यहाँ सोलाना का नाम लिया, मैंने यहाँ पे नियर प्रोटोकॉल का नाम लिया, मैंने यहाँ पे बाइनेंस का नाम लिया, तो आपने देखा कि आज भी जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनके पास जो टोकन्स हैं वो ज़्यादा है। सो इसका ये कहना है जैक डॉर्से का कि जब टोकन्स जिसके पास ज़्यादा है वीसीज़ के पास, तो वीसीज़ का हमेशा प्रेशर रहेगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कि वो परफॉर्म करे। और जब वो बात परफॉर्मेंस की आती है तो हमने ये सब देखा कि वेब 3 कहने को डिसेंट्रलाइज होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जब डिज़ाइन किए गए हैं, राइट, जिस तरीके से वो चलेगा वो ओपन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लॉकचेन पे होते हैं, जो ब्लॉकचेन पे होते हैं, तो इसलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो इम्यूटेबल होते हैं, कोई भी उसे जाके ऐसे चेंज नहीं कर सकता। अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अगर कुछ चेंज करा जा सकता है तो वो एक ही तरीका है, वो होता है एडमिन की। और एडमिन कीज़ जो होती हैं वो जो वेब 3 का जो प्रोजेक्ट होता है उसके या तो फाउंडिंग टीम के पास होती है या किसी कुछ चंद लोगों के पास होती है। अगर वो एडमिन की के थ्रू आप क्या बेसिकली कर सकते हो, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हो। सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे सपोज़ करिए कोई भी वेब 3 का प्रोजेक्ट है या कोई डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है
उसके अंदर किसी वीसी ने फंड किया, अब पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अच्छा नहीं कर रहा है एज पर दी एक्सपेक्टेशन, तो हो सकता है कि वीसी का प्रेशर बने फाउंडिंग टीम पे और फाउंडिंग टीम को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई एब्रप्टली कोई चेंज कर दे, राइट। अब आप बोलोगे सर फिर ये डिसेंट्रलाइज कैसे हुआ, तो डिसेंट्रलाइजेशन क्यों कहते हैं, तो देखिए कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत जिनके ऊपर नेटवर्क इफेक्ट आ गया, जैसे इथेरियम है, यूनिस्वाप है, ये प्रोजेक्ट्स इतने बड़े हो चुके हैं कि अल्टीमेटली जो इनकी एडमिन कीज़ होती हैं वो बर्न हो जाती हैं। तो इन्होंने जैसे इथेरियम है या यूनिस्वाप है, इनकी जो एडमिन कीज़ हैं वो बर्न हो चुकी है और इनका प्रूफ जो है वो ऑन चेन है। लेकिन आज भी वेब3 के अंदर जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो एडमिन कीज़ है आज भी उनकी फाउंडिंग टीम के पास है, और फाउंडिंग टीम के पास है, और प्लस जो उस प्रोजेक्ट का जो मैक्सिमम टोकन्स हैं वो आज भी जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, फाउंडिंग टीम है, उनके पास है। तो कभी भी अगर प्रोजेक्ट के अंदर कोई अब्रप्ट चेंज करना होता है तो वो एडमिन कीज़ के थ्रू किया जा सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अल्टीमेटली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नेंस टोकन्स के जो भी चेंजेस वो करते हैं वो गवर्नेंस के थ्रू वो चाहते हैं कि हो, तो इसीलिए प्रोजेक्ट्स जितने भी वो गवर्नेंस टोकन्स इशू करते हैं, और कोई भी चेंजेस वो करना चाहते हैं वो गवर्नेंस के थ्रू करना चाहते हैं, वोटिंग के थ्रू करना चाहते हैं। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि जो वोट भी होता है, जो गवर्नेंस टोकन्स भी होते हैं, वो जनरली वो अपने खुद के लोगों के पास ही वो ज़्यादा होते हैं, वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, वो जनरल पब्लिक के पास गवर्नेंस टोकन्स नहीं होते हैं। और इसीलिए उनको जब कोई चेंजेस भी करने होते हैं, कहने को होता है कि वो गवर्नेंस के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में सिर्फ कहने के लिए, प्रैक्टिकली वो भी सेंट्रलाइज्ड एक प्रोसेस होता है। तो जो भी उनको चेंजेस करने होते हैं वो गवर्नेंस के थ्रू अपने ही लोगों के थ्रू वोट करा के उसमें चेंजेस भी कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फ्लॉ है वेब3 का, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त ये फ्लॉ है, लेकिन इससे ये कोई डाउट नहीं है कि ये जितने भी चैलेंजेस हैं, चाहे वो ये सेंट्रलाइजेशन के चैलेंजेस हैं, एडमिन की के चैलेंजेस है, चाहे वो वीसीज़ के चैलेंजेस हैं, ये डेफिनेटली वेब3 के अंदर चैलेंजेस हैं। लेकिन वेब3 को अगर मैं कहूँ कि वेब3 गलत है तो ये गलत बात है कहना, या वेब3 प्रॉस्पर नहीं करेगा ये बिल्कुल गलत है, या जैक डॉर्सी का कहना है कि ये सेंट्रलाइज है तो इसलिए नहीं ये चलेगा नहीं, ये बिल्कुल गलत है, या वेब3 का के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट है वेंचर कैपिटलिस्ट का, ये गलत बात है। देखिए अल्टीमेटली वेब3 फ्यूचर है, ये हम सब मानते हैं, ये मेरा भी पर्सनली मानना है। उसकी ख़ास वजह ये है, मैं मानता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट जब चलता है आज की डेट में तो उसको फंडिंग की ज़रूरत होती है। वेब3 के अंदर एटलीस्ट ये हो चुका है आज की डेट में कि फंडिंग, जो पहले क्या होता था कि वेंचर कैपिटलिस्ट कुछ चंद लोग होते थे, जो वेब2 के अंदर जो अच्छी कंपनीज़ होते थे उसमें उन छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स थे या वीसीज़ थे उनको इन्वेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन आज की डेट में जो वेब3 के अंदर जब फंड रेज होता है तो वेंचर कैपिटलिस्ट, अब वो बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं है, एक तो वेंचर कैपिटलिस्ट भी डिसेंट्रलाइज हुए हैं, प्लस उसके अलावा जो वेब3 के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे वेब3 को कोई भी एक्सेस कर सकता है। मतलब कोई भी जो इसकी जो एप्लीकेशन है, जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस ये बन रही हैं या वेब3 के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, यहाँ कोई भी किसी को डी प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे ट्विटर के ऊपर आज कोई ट्विटर पे किसी को पसंद नहीं आता प्रोफाइल, तो ट्विटर उस प्रोफाइल को ब्लॉक कर सकता है, हटा सकता है। जैसे कि हमने पीछे देखा कि इंस्टाग्राम के ऊपर किसी का प्रोफाइल जो था वो मेटावर्स के नाम से था, तो मेटावर्स क्योंकि फेसबुक अब मेटावर्स में मेटा करके आ रहा है, तो उसका अभी कुछ घंटों के लिए वो प्रोफाइल ही हट गया था। वो तो काफ़ी ज़्यादा शोर मचा, तो वापस उसका प्रोफाइल रिस्टोर हुआ इंस्टाग्राम के ऊपर। तो सिमिलरली वेब2 के अंदर आप किसी की भी एंट्री और किसी की भी एग्जिट वो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के पास होती है। वेब3 के ऊपर अल्टीमेटली क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर आपकी एंट्री या एग्जिट ईजिली हो सकती है, और कोई भी किसी को डी प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता या किसी की एंट्री रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वेब3 को एक्सेस करने के लिए सिर्फ एक मेटामास्क वॉलेट की ज़रूरत पड़ेगी। मेटामास्क अगर वॉलेट आपके पास है, आपकी उसकी प्राइवेट कीज़ आपके अगर कंट्रोल में है, तो आप वेब3 पे कोई भी या मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट या जैसे भी ऐसे जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स हैं, तो जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, इन वॉलेट्स के थ्रू आप कोई भी अपना वेब3 के अंदर प्रोजेक्ट्स या कोई भी आप सोशल मीडिया डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाओगे, और वहाँ पे कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, बिकॉज वहाँ पे जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं ये अल्टीमेटली ब्लॉकचेन्स पे बन रहे हैं, पब्लिक ब्लॉकचेन्स पे बन रहे हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। तो मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है, जो जैक डॉर्सी को अगर मुझे ये कहना कि मैं अग्री करता हूँ कि आज की डेट में जो वीसीज़ हैं और जो इनिशियल फाउंडर्स हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, तो वो तो फ़ायदा वेब2 में भी हुआ था। लेकिन वेब2 के अंदर और वेब3 के अंदर फ़र्क यही है कि वीसीज़
सिर्फ चंद कुछ गिने चुने 4-5 लोग होते थे, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे फेसबुक, गूगल, अमेज़ॉन, एप्पल ऐसे, और जो आज भी आने वाली जो वेब 2 की इतनी कंपनीज है उनके अंदर ऊबर, कुछ गिने चुने लोग ही इन्वेस्ट कर पाते थे। लेकिन आज वेब 3 के अंदर जो फंडिंग भी है वो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज हो गई है और कोई भी इसके अंदर फंडिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसमें कोई डाउट नहीं कि सेंट्रलाइजेशन सिर्फ वीसी फंडिंग तक है, लेकिन जब हम बात ऑपरेशंस की करते हैं, जब हम बात ये करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट्स कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज है, तो उस केस से अगर हम देखें तो डेफिनेटली वेब 3 इज़ फार बेटर ऑल्टरनेटिव देन वेब 2। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस, ये डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये, क्योंकि बहुत दिनों से काफ़ी कुछ घंटों से हम सुनते आ रहे हैं वेब 2, वेब 3, तो मैं ये डिफरेंस आपको बताना चाहता था कि एक्चुअली मैं जैक डॉर्से क्या कहना चाह रहा है, मैंने ये बताया। वेब 2 के अंदर जो चीज़ें चैलेंजेस हैं वो बताई, जो सेंट्रलाइजेशन है वेब 2 के अंदर, और वेब 3 के अंदर नो डाउट कुछ चैलेंजेस तो हैं, वो दिखता है, लेकिन वो चैलेंजेस को अगर हम दरकिनार कर दें, अगर हम लार्जर पिक्चर देखें, एक बड़ी पिक्चर देखें, तो वेब 3 डेफिनेटली एक ऑल्टरनेटिव है। और मैं लास्ट में इसको इसी बात को एंड करना चाहूँगा कि ये नेचुरल प्रोग्रेशन भी है। ह्यूमैनिटी आज तक जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं वो इसीलिए पहुँच पाए कि हम हमेशा बेटर ऑल्टरनेटिव्स की तलाश में रहे, और यही कारण है कि हम अब ये देख रहे हैं कि वेब 1 से हम वेब 2 पे गए और वेब 2 से हम वेब 3 पे जा रहे हैं, और वेब 3 के बाद भी अगर कुछ होगा तो उस पर भी जाएंगे। नेचुरल प्रोग्रेशन है। हम हमेशा से चैलेंजेस को देखते आए और उन चैलेंजेस को ओवरकम करने की हमेशा हमारी यही कोशिश का नाम इंसानियत है, और इसीलिए हम आज तक यहाँ तक पहुँचे, और इसी का नाम इनोवेशन है। और आई थिंक आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ अपने थॉट ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, एंड फिर से मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।